हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपने पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से अपनी शुरू कर दी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके मुताबिक आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में हम जो मैटर आपको करा रहे हैं, 2-3 दिन से हम किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज से मैं आपको रोज़ वीडियो डालूंगा, कम से कम आधे घंटे की। आपसे बस इतने ही आग्रह है कि आप मेरे लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखें। और अभी से जब थोड़ा थोड़ा एक डेरिवेशन देखेंगे, एक डेफिनेशन देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। आप दिन में कई घंटे आप वीडियो देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अगर आप आधे घंटे इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बेहतर तरीके से हिंदी मीडियम पढ़ाने वाला अभी तक कोई टीचर नहीं है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको जो वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय वाला पार्ट है, उसमें हमने आपको क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण ये बताया। घन कोण का एक हमने आपको सूत्र बताया था, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान में आर स्क्वायर। जहाँ पर डी ए क्या था, कोई बड़ा क्षेत्रफल था, उसमें से हमने छोटा सा क्षेत्रफल अगर ले लिया, उसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ जो कोण है वो डी ओमेगा था, और केंद्र से उस पृष्ठ की जो दूरी थी वो आर थी। ठीक है, अर्थात इस तरह से था घन कोण। डी ओमेगा बराबर था डी ए अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, ये छोटे क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए क्या ये पूरा कोणीय पृष्ठ है, ठोस गोला है कोई, और उसके केंद्र पर जो बना हुआ कोण अगर हम निकालना चाहते हैं, अर्थात ये पूरा क्षेत्रफल आपका क्या होगा, पृष्ठ का ए है, और इसकी त्रिज्या तो आपको पता ही है आर है, यानी पृष्ठ की दूरी जो है वो आर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो आपका पूरा ओमेगा बनेगा। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर डी ए की जगह पर बड़ा क्षेत्रफल हो गया, ए आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संपूर्ण गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर बना कोण आपका कितना होगा, यह हम यहां से निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, ओमेगा कितना आएगा यह हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे, ये जो गोला है ये क्या है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है। गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आपका जो है वो स्टेरेडियन आ गया। तो आप देख रहे हैं कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो बना हुआ संपूर्ण कोण है, ठोस कोण या घन कोण, वो आपका 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। ये बात आप समझ गए होंगे इस तरह से। अब ये बात आती है कि मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, वो दूसरे पृष्ठ के साथ कुछ कोण बना रहा है, तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, उसके लिए सूत्र क्या होगा इसका। देखो ध्यान से कैसे होगा। मान लीजिए क्या है, यहां पर एक कोई पृष्ठ है,
इस तरह से है। ये हमारा पहले का पृष्ठ है, सीधा पृष्ठ। ये पृष्ठ क्या है, इसके साथ कुछ कोण बना रहा है। अब कैसे बना रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से ये दूरी है इसकी, वो r हो गई, और वैद्युत क्षेत्र है आपका ये डायरेक्शन हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आपका dA है, और ये कोण जो आपका बना रहा है ये आपका d ओमेगा है। कौन सा है, d ओमेगा। इसको देख लीजिए चित्र के द्वारा सही से। ये आपका जो है, इसको हम सही से बना दें इस तरह से। ये सीधा प्रश्न है आपका, और इसके साथ ही जो कोण बना रहा है वो d थीटा का है। ये जो कोण बन रहा है वो d थीटा का है, और ये जो क्षेत्रफल है इसका जो वेक्टर है इसके साथ dA वेक्टर जो है वो थीटा कोण बना रहा है इस तरह से। और यहाँ पर ये एकांक वेक्टर है n, ये आपका क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया था dA यहाँ पर। अब ये है कैसे आखिर, मैं आपको तो बताता हूँ, ये किताब की हेल्प लेके आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे ये देखिए, एक पृष्ठ ये है पहले से, जैसे कि ये है मान लीजिए, ये पहले से सीधा पृष्ठ इस तरह से है। अब ये पृष्ठ क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये पृष्ठ जो है इसके साथ इस तरह से, ये सीधा पृष्ठ है, और ये जो बाद में दिख रहा है ये आपका कैसा है, तिरछा पृष्ठ है, अर्थात इसके साथ कुछ कोण बना रहा है। तो इस तरह का है, ये कोण जो है आपका क्या है, थीटा है, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस तरह से dA वेक्टर है, अर्थात इसका जो एकांक वेक्टर है इसके साथ dA वेक्टर जो है वो थीटा कोण बना रहा है, अर्थात पहले के साथ ये दूसरा वाला वेक्टर है जो कोण बनाएगा ये वाला, वो आपका थीटा के बराबर है, अर्थात झुका हुआ पृष्ठ है। तो आप समझ रहे किस तरह से ये बनेगा और कैसे हम इसका मान निकालेंगे वो देखिए। इसका जो सूत्र बनेगा वो इस तरह बनता है, धन कोण d ओमेगा बराबर हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन में r², ठीक है। अभी कैसे आता, कहाँ से आता, ध्यान दीजिए। हमारी परिभाषा से क्या है, इस पृष्ठ के द्वारा बना हुआ घनकोण, जो इसके पृष्ठ जो है त्रिज्या के लंबवत होता है, उस पृष्ठ के द्वारा बना हुआ कोण यहाँ पर घनकोण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये इसके साथ कुछ कोण बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रक्षेप है, इसकी जो परछाई है वो सीधी सीधी हो रही है। जैसे ये है पेन की परछाई इस तरह से है, तो ये परछाई कहाँ पड़ रही है, इधर पड़ रही है, तो है ऐसे ही क्या है, जो पृष्ठ है इसकी ये परछाई सीधी सीधी इधर पड़ रही है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, किस तरह से ये है, देखो इस तरह से मैं आपको बना दूँ, इस तरह से कंडीशन है, ठीक है। ये कोण आपका थीटा हो रहा है, ठीक। ये क्षेत्रफल आपका कितना है, dA है। तो इस दिशा में ये आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस दिशा में ये वाला, ठीक है। इसको क्या करें हम, कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें इस दिशा में क्षेत्रफल निकालना है, इसका नाम कुछ ले लो, PQR, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, PR निकालना है, PR बटे जो निकालना है वो क्या है आपका ऊपर, और जो पता है वो नीचे। पता कौन सा है आपको, पता आपको dA है, अर्थात PQ पता है, तो PQ हो गया। इस कोण के लिए ये भुजा जो है आधार है, ये आपकी कर्ण है, आधार बटे कर्ण जो होता है वो cos थीटा होता है, अर्थात PR बराबर क्या हो जाएगा, PQ cos थीटा। PQ का मान कितना है, dA के बराबर, तो PR बराबर हो गया आपका dA cos थीटा, अर्थात ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल जो निकल के आया है वो dA cos थीटा के बराबर
होगा। इधर आपका ये क्षेत्रफल देखो, अपन दोनों बना देंगे, ऐसी ही आकृति वहाँ पर बन रही है। देख लीजिए आप, ये जो आकृति है वो इसी तरह की ही यहाँ पर बन रही है। तो इस तरह से इसका मान आता है। जो आपका लंबवत पृष्ठ है जिसके द्वारा हम पहले परिभाषा दी थी, वो आपको निकालना है। ये झुका हुआ तल है, तो उसका मान क्या होगा ये हमें आपको निकाल के यहाँ बता दें। तो इस तरह से घनकोण का एक सूत्र ये भी पास के रूप में आ गया आपका। देख लीजिए इसको सही से। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है? यानी कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, ये बात समझना इस तरह से। पिछले जो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट है उसमें हमने आपको ये बताया था कि किसी भी आवेश से हर वक्त क्या है, उससे क्या है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो उत्सर्जित होती रहती है। प्लस में क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की होती है, या क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की होती है। और माइनस में क्या होता है, उसके अंदर की ओर होती है। वो ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें अंदर की ओर है, उसमें प्रवेश के ग्रहण किए गए, और जिससे क्या है दिशाएं बाहर की ओर है, इसमें उससे पता लगता है उस से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, वो आपको ये दर्शाती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा दो तरह की हैं। एक तो उसमें जो है बाहर की दिशा में प्लस की, और माइनस की ओर होती है। ठीक बात। अब वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे गुजरती हैं देखो, ये देखिए आप, मैं चित्र दिखाता हूँ। ये क्या है, पृष्ठ हमने ले लिया, कोई सा पृष्ठ ले लो, काल्पनिक पृष्ठ है लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं। इस तरह कंडीशन होती है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, वो अदृश्य होती हैं। लेकिन वो जो रेखाएं गुजर रही है वाली गुजर रही हैं, इसके बीच में अगर कोई हम पृष्ठ बना दें काल्पनिक, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, जैसे यहाँ कितनी गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसका मतलब इस पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है वो 6 है। समझ रहे बात को? इसके आसपास ही बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, लेकिन उनकी माप नहीं होती है। जो काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, उन्हीं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए हो। इसके साथ ही साथ जो वैद्युत फ्लक्स है, मान लीजिए क्या एक पृष्ठ हमने यहाँ बना लिया, ये कोई सा पृष्ठ इस तरह से ले लिया हमने। ठीक है, इससे ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ प्रवेश करेंगी, ये बाहर निकलेंगे ऐसे। ठीक है, बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ ये बाहर भी निकल जाएंगे ऐसे कर, यहाँ भी बल रेखाएं निकल सकती है और भी प्रवेश कर सकती है इसमें, ऐसे करके। ठीक है, इसके बीच में हमने कोई क्या है, एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, कैपिटल ए मान लीजिए, एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ले लिया हमने इतना सा। इस क्षेत्रफल के भीतर क्षेत्रफल का कुछ भाग ले लिया, जिसे हम क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल अवयव, जिसका क्षेत्रफल है dA। क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल कितना हो गया? dA के बराबर हो गया। ठीक बात। और जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, अर्थात यह है वैद्युत क्षेत्र की दिशा E। ठीक, इस क्षेत्रफल अवयव dA का जो वेक्टर है वो आपका dA वेक्टर है। ठीक बात। कैसे? ये इसके साथ मान लीजिए क्या है, थीटा कोण बना रहा है, ये आपका dA वेक्टर हो गया इस तरह से। क्योंकि आपको पता है कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा होती कुछ ना कुछ।
उस दिशा को हमने थीटा माना। ये जो क्षेत्रफल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना है, उसका वेक्टर थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है गणित के रूप में हम क्या कर सकते हैं, गणित के रूप में जो है वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर का जो समाकलन है वही क्या है, इसका वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहलाता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर समझ लें, वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ, वैद्युत बल रेखाओं किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात। दूसरी बात हम गणित के रूप में इसको कर सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल ए है काल्पनिक, उसमें से एक क्षेत्रफल अभी हमने डी ए ले लिया, उसका वेक्टर डी ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई के साथ थीटा कोण बन रहा है। ठीक बात। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट का समाकलन है वो उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको पता है डी ए और ई के बीच में क्या है, थीटा कोण है। तो आप जानते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से ए की जगह पर ई है तो वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। समझ गए बात। तो इस तरह से आप जो हैं कॉस की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर समाकलन यहाँ रख देंगे हम ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ये नियतांक है, ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये नियतांक है, इसको बाहर निकाल लें तो ई कॉस थीटा समाकलन डी ए। अब इस समाकलन हम कर किसका रहे हैं, ए क्षेत्रफल का, अर्थात संपूर्ण क्षेत्रफल का, पृष्ठ क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो ए है। अर्थात संपूर्ण पृष्ठ से निकल गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को अब हम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समाकलन के नीचे ए लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ये क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल है और संपूर्ण क्षेत्रफल को हमने क्या माना है, ए माना है। समाकलन का मतलब क्या, जोड़ होता है। डी ए का मतलब बहुत छोटा सा अवयव क्षेत्रफल का। ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल के बहुत सारे इसमें होंगे। अगर हम सबको हम जोड़ दें तो क्या होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ए के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर फाई ई जो है ई कॉस थीटा इंटू ए, अर्थात उसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये आपका एक सूत्र बन जाता है कॉस की फॉर्मूला। शायद आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। देख लें इसको सही से। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है, कंडीशन देखिए, इसमें कंडीशंस भी तो है अभी। देखिए क्या क्या शर्तें होती हैं। वैद्युत फ्लक्स में शर्तें क्या क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए शर्त क्या है इसकी, शर्तें ये आपका है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। पहली शर्त, यदि थीटा बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है एक ही दिशा में है, तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस 0 अंश, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका फाई ई बराबर ई। अर्थात
उस समय वैद्युत फ्लक्स का मान जो है वो अधिकतम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम होगा। ठीक है। अब क्या है दूसरी शर्त, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात जो पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वैद्युत बलरेखाओं की जो दिशा है उनके बीच में 90 एंगल बन रहा है, लंबवत है, तो क्या होगा? देखिए रखिए, TA cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसलिए 0 हो गया।